चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की हर सप्ताह होने वाली आज 283 वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 सप्ताह से हम एक मामले के ऊपर चर्चा कर रहे थे, देश भर के पैनलिस्ट के साथ कंसेंट की एज को लेकर के चर्चा किया था हमने, उस पर काफी बातचीत हुई। आज हम बच्चों में दांतों के संबंधित होने वाली समस्याएं या उनकी देख रेख कैसे करें उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हितेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है सर। डेंटल एंड कॉस्मेटिक सर्जन है, लगभग 16 वर्षों का आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वाइस चेयरमैन से रेड क्रॉस सोसाइटी छिंदवाड़ा में। आज का जो हमारा टॉपिक है डेंटल डिजीज इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस, प्रिकॉशंस एंड इंटरवेंशंस इन मॉडर्न एरा डेंटिस्ट्री। इस पर हम बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। बड़ी विनम्रता के साथ मैं डॉक्टर मिश्रा से निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर हितेश मिश्रा है और मैं दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ हूँ। लगभग 16 वर्षों से मैं दंत रोगों के निदान और रोकथाम के विषय में अपने निजी चिकित्सालय के माध्यम से समाज में कार्य कर रहा हूँ। आज चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय सेवा भारती के माध्यम से के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार की जो श्रृंखला है उसके 283वें संस्करण में मैं आप सभी महोदयों का, महानुभावों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ दुर्भाग्य से आम नागरिकों के द्वारा नजरअंदाज किए जाने वाला भी है। इसलिए इस विषय की चर्चा आप सभी समाज सेवी महानुभावों से निश्चित ही न केवल आपकी जानकारी बढ़ाएगी बल्कि आपके माध्यम से समाज में जन चेतना का संचार भी करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नजरअंदाज किया हुआ विषय है, इसका जो सबसे पहला कारण है वो डर और जानकारी का अभाव है। छोटे बच्चों में ट्रीटमेंट को लेकर डर होता है कि इतने छोटे बच्चे कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट कैसे करवाएंगे, और जानकारी का अभाव ये रहता है कि भाई ये दूध के दांत हैं, ये कुछ समय बाद टूट जाना है। तो हम अपनी चर्चा किन किन विषयों में करेंगे, पहले तो मैं आपका इस बात पे ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो हम जानेंगे कि हमारे दांत का, एक स्वस्थ दांत का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा, बच्चों में देखभाल हम कब से शुरू करें। तीसरा, जो हमारे बच्चों में और किशोरों में होने वाले बीमारियों का वर्गीकरण है वो कैसे होता है, किस आधार पे होता है। तो अभी जो हम वर्गीकरण आपके सामने बताएंगे वो प्रैक्टिकल है और वो एज पे यानी कि उम्र पर आधारित है। आखिरी में कारण क्या होते हैं, हम कैसे पहचाने कि कोई बच्चा बीमार है, उसमें कोई परेशानी है, हम उसकी रोकथाम कैसे करें, और आखिर में अगर वो कोई बीमारी से जूझ रहा है तो उसका मॉडर्न एरा डेंटिस्ट्री में हम कैसे सबसे अच्छा इलाज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वेबिनार का उद्देश्य है वो केवल ये है कि आपकी जानकारी को मैं कुछ इस तरह से बढ़ा सकूं कि बच्चों में होने वाली बीमारियों की परिस्थितियों, उनकी जरूरतों और आज की जो डेंटिस्ट्री है उसमें हम कैसे उन बच्चों का मेंटेनेंस कर सकते हैं कि वो नॉर्मली खा सके, पी सके और इस समाज में अच्छे से रह सके। अब जैसे हमने पहला विषय रखा कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ हेल्दी टूथ क्या होता है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो दांत को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा जो होता है वो इनेमल होता है। ये मूल रूप से जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं, खास करके कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, इनसे बना हुआ होता है। उसके अंदर का जो भाग होता है वो डेंटिन होता है। ये प्रोटीनेशियस होता है यानी प्रोटीन का बना हुआ होता है। और उसके अंदर का जो भाग होता है वो पल्प होता है। और ये पल्प में मूल रूप से जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो दांत को पोषण देती है, नर्व होती है जिसके माध्यम से हमें दर्द का या किसी टेम्परेचर चेंज का, ठंडा या गर्म का, हमको जानकारी लगती है।
और ये जो दांत होता है जिस संरचना के माध्यम से हमारे हड्डी में मतलब लगा रहता है, उसको हम लोग पेरियोडोंटल लिगामेंट बोलते हैं। तो ये एक सामान्य संरचना है एक स्वस्थ दांत की, इसको समझना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इनेमल है वो मिनरल से बना हुआ होता है, डेंटिन जो होता है वो प्रोटीन से बना रहता है। तो आगे चल के जब कभी इनकी डेफिशिएंसी होती है बच्चों में या गर्भिणी स्त्री में जो गर्भावस्था में है, जिसके अंदर बच्चा पल रहा है, तो फिर उसके दांतों में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो अब हम बात करें कि भाई हमको कब से बच्चों के दांतों की देखभाल करना है। तो हम आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ होता, वो माँ के पेट में होता है, तब से हमको उसके बच्चों के दांतों का ख्याल रखना शुरू करना पड़ता है। और वो कैसे रखना पड़ता है? वो हमको केयर करना है किसकी? जो माँ है उसकी। तो सबसे पहली केयर क्या होगी कि हमको बच्चों मतलब जो माँ है वो संतुलित आहार ले, जिसमें प्रोटीन की और विटामिन की, खासकर विटामिन ए और डी की बहुतायत हो, और कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जो मिनरल्स होते हैं, जो कि सामान्य रूप से अंकुरित अनाज होता है, हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, बीन्स होती हैं, दूध और उससे बने हुए जो पदार्थ होते हैं जैसे दूध, दही, और ड्राई फ्रूट्स, और जो आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उसको अगर वो बहुतायत में अपनी डाइट में शामिल करती है तो उसको किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये हमको मूल रूप से निश्चित करना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए अब डेफिशिएंसी हो गई, माँ ने अपना ध्यान नहीं रखा, तो अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए उसको मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो जैसा कि संरचना बताते समय मैंने आपको बताया कि जो इनेमल होता है वो मूल रूप से मिनरल से बना हुआ होता है। तो अगर वो मिनरल्स की कमी हो जाएगी, तो आप जैसे इन छाया चित्रों में देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल सतह होती है दांत की वो व्हाइट होती है और चिकनी होती है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जिनमें कमी होती है मिनरल्स की या प्रोटीन्स की, तो उसमें जो इनेमल की सतह रहती है वो पिटेड होती है। जो इनेमल होता है वो भूरा और मतलब पीले रंग का होता है, और चूंकि उसमें क्रेटर्स रहते हैं, गड्ढे रहते हैं, तो आसानी से वहां पे फूड लॉजमेंट यानी कि खाने का पसना होता है, जो फाइनली केरीज करता है यानी कि सड़न करता है। इसके बाद अब आजकल हम देख रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे भारतीय समाज पे भी होने लगा है, और महिलाओं में भी कहीं ना कहीं स्मोकिंग या एल्कोहलिज्म बढ़ा है। तो अगर कोई महिला गर्भावस्था के दौरान इन दुर्व्यसनों को करती है, तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चों में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है। क्लेफ्ट लिप एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो अपर लिप होता है वो आपस में जुड़ नहीं पाता, और जो मुंह के अंदर तालू होता है वो भी आपस में जुड़ नहीं पाता। ये ऐसी कंडीशन है जो केवल सर्जिकली ठीक हो सकती है, और इसमें 10 महीने के बाद हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। इसका आधार ये होता है कि जब बच्चा 10 महीने का हो जाए, 10 पौंड से ऊपर उसका वजन हो, और 10 ग्राम उसका कम से कम हीमोग्लोबिन हो, तभी हम ऐसा कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करके इसको करेक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत ध्यान देने वाला विषय ये है कि माँ जिसका मतलब पुअर ओरल हाइजीन है, जो मुख की स्वच्छता उतने अच्छे से नहीं रखती हैं, उसमें मुंह में इन्फेक्शन कई बार सेप्सिस का रूप ले लेता है। सेप्सिस मतलब जब इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाए तो उसको हम सेप्सिस कहते हैं। तो ये जब ब्लड में फैलता है तो वो माँ के खून के द्वारा बच्चे के खून तक जाता है, और फिर वो बच्चों में प्री मैच्योर बर्थ कराता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर बच्चा समय से पहले होगा तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, और सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा तो स्वाभाविक है कि दांतों का भी विकास नहीं हो पाएगा, चेहरे की हड्डियों का विकास नहीं हो पाएगा, और वो कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त हमेशा रहेगा। इसके अलावा जैसे हम कई बार देखते हैं कि कुछ बच्चों में जन्मजात डायबिटीज होती है, उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। और ये टाइप 1 डायबिटीज होने का मुख्य कारण माँ की मुख में जो इन्फेक्शन है, अगर वो बहुत लंबे समय तक बना हुआ है तो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन
माँ के खून से बच्चे के खून में आता है वो उसके हृदय तक जाता है, और वो हृदय की मांसपेशियों में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करता है, सूजन करता है, और बच्चों के हृदय में सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस नाम की बीमारी पैदा करता है। इसके अलावा अगर खून में इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंचा है तो कई बार वो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि दिमाग में, सामान्य भाषा में हम कहें तो खून का थक्का जम जाता है। तो इस तरह से अगर माँ अपने ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती है तो उस स्थिति में बच्चों में इस प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। अब जैसा हमने बताया था कि बच्चों में होने वाली बीमारियों को हम व्यवहारिक रूप से उम्र के आधार पर अगर वर्गीकृत करने का प्रयास करें तो पहली जो फेस आती है वो एनोडोंटिक फेस होती है, यानी कि ऐसी फेस जब बच्चे के मुंह में दांत नहीं है। ये जनरली बर्थ से लेके 7वें महीने तक, जब तक कि दूध के दांत नहीं आ जाते हैं, तब तक रहती है। इसके अलावा जो सेकंड फेस है वो डेसिडुअस फेस है। इसमें ये रहती है 7 महीने से लेकर 5 वर्ष तक, जब तक कि बच्चे में परमानेंट टीथ का इरप्शन नहीं होने लगता, यानी पक्के दांत नहीं आने लगते हैं। इसके बाद जो फेस आता है वो मिक्स्ड डेंटिशन फेस होता है। मिक्स्ड डेंटिशन फेस जो होता है वो 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक रहता है। 14 वर्ष में जनरली हम ये मानते हैं कि सारे दूध के दांत टूट जाते हैं और पक्के दांत आ जाते हैं। और जो चौथा फेस है वो परमानेंट डेंटिशन का होता है, जो 14 वर्ष से आगे तक, जब तक उसकी उम्र है तब तक रहता है। तो अब जैसे एनोडोंटिक फेस की बात करें तो बच्चा जब जन्म से लेके 7वें महीने तक रहता है तो कई बार ये देखने में आता है कि उसमें सिस्ट होती है, इरप्शन सिस्ट होती है। तो ये आप देख रहे हैं कि बच्चे के जो दांत है वो पूरे आए नहीं है, और यहाँ पर एक रेड कलर का मार्क आपको दिख रहा है। तो ये जो है ये एक प्रकार की सिस्ट है, इरप्शन सिस्ट है, और ये बच्चे के दांत आने से रोकती है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चों में जन्म से ही दांत होते हैं, तो वो नेटल और नियोनेटल टीथ होते हैं। ये जनरली फिर फीडिंग में डिस्टर्ब करते हैं, तो इसका हम लोग सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कई बच्चों में हम ये देखते हैं कि भाई जो दांत है वो 7वें महीने में, 7वें 8वें महीने तक आने लगते हैं। अब अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसके कारणों का जब हम लोग पता करते हैं तो सबसे पहले ये आता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब बच्चों के दांत समय पर नहीं आते। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मेनली कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है या प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। जैसा कि मैंने आपको जब दांतों की संरचना के विषय में बताया था तब यह बताया था कि दांत बेसिकली मिनरल्स और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो अब अगर मान लीजिए बच्चे में कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी है या कैल्शियम की कमी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो उसके दांत जो होंगे वो डिलेड होंगे। दूसरा जो फैक्टर होता है वो हेरिडिटी का होता है। कई स्थितियों में ये देखा जाता है कि बच्चों के दांत कुछ परिवारों में थोड़ी देरी से ही उगते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माँ में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, मतलब माँ के ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है, तो वो ओरल हाइजीन कहीं ना कहीं प्री मैच्योर बर्थ करवाती है बेबी का, और लो बर्थ वेट करती है, मतलब उसका जो वजन जन्म के समय होता है वो बहुत कम होता है। तो ये भी एक कारण है कि जो डिलेड एरप्शन करता है टीथ का। इसके अलावा कुछ एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हाइपोपिट्यूटरिज्म, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अगर ग्रोथ हार्मोन थोड़ा सा स्लो सीक्रेट करती है या कम सीक्रेट करती है तो वो कहीं ना कहीं कारण होता है कि बच्चों का दांत जो होता है वो डिलेड होता है। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो बच्चों में जन्मजात होते हैं, जैसे नामतः मैंने इसको बता कर रखा है कि डाउन सिंड्रोम और क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेशिया। ये इन कारणों से भी बच्चों के दांत जो होते हैं वो थोड़ा सा लेट आते हैं। अब एक रेड अलार्म सिग्नल होता है, वो ये है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि जो बच्चा है अगर उसके 18 महीने तक दांत नहीं आ रहे हैं तो आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो उसका कारण पता लगाएगा और उसका जो समुचित इलाज है वो बच्चे को सही समय पर आपको प्रदान करेगा। अब
जो डिसीजेज हैं, अगर इसकी हम लोग बात करना शुरू करें, जो बच्चों में डेंटिशन डेसिडुअस डेंटिशन फेस में होते हैं, पहली जो हमने चर्चा की, जो पहला वर्ग हमने अभी तक चर्चा किया, वो उस समय का था जब बच्चे के मुंह में किसी भी प्रकार के दांत नहीं है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जब दूध के दांत बच्चों में प्रेजेंट रहते हैं, जो जनरली 7 महीने से लेके 6 महीने तक रहता है। कब तक रहता है? जब परमानेंट लोअर सेंट्रल इंसाइजर या फर्स्ट मोलर आ नहीं जाता। अब ये जो डेसिडुअस डेंटिशन फेस है, ये मेनली इंक्लूड करती है केरीज यानी कि सड़न को, और कुछ ओरल हैबिट्स को। तो पहले हम चर्चा करते हैं सड़न के विषय में। तो जो सड़न है उसका कारण क्या होता है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले आता है कि बच्चों में हम ये देखते हैं कि माँ जो दूध पिलाती है वो कई बार बॉटल फीडिंग ज्यादा करती है, और बॉटल फीडिंग वो बच्चा लगातार घंटों करता रहता है, और माँ भी इस बात से खुश रहती है कि चलो ये दूध पी रहा है, ये अच्छा स्वस्थ हो जाएगा और साथ ही साथ रोएगा नहीं। तो इस कारण माँ खुद कई बार प्रमोट करती है कि जो बॉटल फीडिंग है वो लंबे समय तक चले। तो हमको ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा इंक्रीज्ड शुगर इनटेक, यानी कि बच्चे को दूध, मीठा दूध बनाकर हम देते हैं। और तीसरा ये कि कई बार बच्चा क्या होता है कि लगातार कुछ ना कुछ खाता रहता है। अब आजकल हम देखते हैं कि फास्ट फूड बहुत अवेलेबल है, पैकेज्ड फूड बहुत अवेलेबल है, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बिस्किट्स हैं, कुकीज हैं, चॉकलेट्स हैं। तो अब देखा जाता है कि बच्चा कुछ ना कुछ मुंह में खाता ही रहता है लगातार। तो अब वो अगर लगातार खाएगा, शुगरी फूड खाएगा, तो उसकी वजह से उसके दांतों में एसिड अटैक होगा। तो इसको रोकने का एक तरीका ये है कि हम बच्चे को ज्यादा खाने ना दें, हम खाना अच्छा खिलाएं और संतुलित आहार दें, और जो मील्स हैं उसके बीच में थोड़ा सा अंतर रखें। और चौथा जो कारण देखा जाता है कि बच्चे का जो झुकाव होता है, जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है, वो ब्रशिंग की तरफ नहीं होता है। तो इस समय में मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि जिनके बच्चे छोटे हैं, ऐसे माता पिता बच्चे के साथ ब्रश करें। देखिए, बच्चा बेसिकली आपको फॉलो करता है, और अगर आप बच्चे के साथ में ब्रश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा ब्रश करने के लिए। तो आप उसको मेडिकेटेड टूथपेस्ट से कोशिश कीजिए कि आप सुबह शाम सर्कुलर मोशन में उसको ब्रश कराएं। अब जो स्लाइड आपके सामने है वो बेसिकली सड़न शुरुआत कैसी होती है इसको समझाने के लिए मैंने बनाई है। तो अब देखिए क्या है, जैसे हम ओरल हाइजीन की चर्चा कर रहे थे कि ओरल हाइजीन मतलब ब्रशिंग जो है वो मेंटेन करना चाहिए ट्वाइस डेली। अब वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे और कोई अगर शुगरी स्टिकी फूड है, तो वो सबसे पहले क्या होगा, पहला फेस क्या है, एडहेशन का, यानी कि वो जाकर चिपकेगा, जो है दांत की सतह पर चिपक जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि उसका जब एडहेशन हो जाएगा तो उसमें बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन होगा। तो बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन जब होगा, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो उस चिपके हुए खाद्य पदार्थ पर अपना कॉलोनी बना लेंगे। अब जब वो कॉलोनी बना लेंगे तो उसके बाद जब भी आप कुछ खाएंगे पिएंगे, उसमें अगर शुगरी फूड प्रोडक्ट है, उसमें शुगर ज्यादा है, तो वो जो शुगर को वो तोड़ेंगे काय में, एसिड में। उनके पास जो एंजाइम्स होते हैं कीटाणुओं के पास, वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब वो एसिड कन्वर्ट होगा तो वो डेफिनेटली जो मिनरल पार्ट है उससे डीमिनरलाइजेशन करेगा, और इस दशा में जब वो बहुत ज्यादा डीमिनरलाइजेशन करेगा, तब आप देखेंगे कि बच्चे के दांतों में व्हाइट स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं। कई बच्चों के दांत आप जब देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखता है कि नहीं, ये बच्चे के दांत में सफेद दांत है, सफेद दाग है। तो जब ये सफेद दाग होने तक अगर मान लीजिए आप उसको अच्छे से ब्रशिंग नहीं कराते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं करते हैं, तो फिर ये एक इनेमल लीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इनेमल लीजन में मतलब कैसे कि जो सड़न होगी वो अब पनप जाएगी, और वो जो इनेमल है, जो दांत की बाहरी परत है, उसको नुकसान पहुंचाएगी, उसके बाद डेंटिन को नुकसान पहुंचाएगी। और जब वो अनट्रीटेड रहेगा, अगर आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो फिर पेन बच्चा बताना शुरू करेगा, और वो जाके आखिर में पल्पल लीजन, यानी कि वो पल्प को भी इन्वॉल्व कर लेगी। तो ये मैंने आपको प्रोग्रेशन इसलिए बताया क्योंकि देखिए, ये जो सड़न है ये एक दिन में नहीं हो जाती। इसका जो प्रोग्रेशन होता है वो दिनों में और महीनों में होता है। तो अगर हम ध्यान दें बच्चों पे, सही समय पर हम उसको
डेंटिस्ट को दिखाएं, तो इतने सारे स्टेप्स होते तक, कोई भी लीजन डेवलप होने के पहले तक हम सही ट्रीटमेंट उसको मुहैया करा सकते हैं। और सही समय पे अगर हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमारा ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो भी कम होगा, और जो ट्रीटमेंट की टाइमिंग है या जो ड्यूरेशन है वो भी कम होगा। तो इसलिए हमको ये जो प्रोग्रेशन ऑफ डेंटल केरीज है ये हमको समझना जरूरी है। अब जैसे देखिए, ये विभिन्न प्रकार की जो सड़न है मैंने आपको बताया। तो पहला जो पॉइंट हमने चर्चा किया था कि नर्सिंग बॉटल केरीज, यानी कि जो बच्चे को लगातार माँ दूध पिलाती है, बॉटल फीडिंग करती है। तो आप इसमें पहले चित्र में देख सकते हैं कि जो बॉटल है वो बच्चा जीभ में और ऊपर के होंठ में और दांत के बीच में जीभ रखता है और लगातार दूध पीता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो नीचे वाले दांत हैं वो इंटैक्ट हैं, लेकिन जो ऊपर वाले दांत हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो गए हैं। वैसे ही एक ये जो दूसरा चित्र है ये रैम्पेंट कैरीज का है। तो ये रैम्पेंट कैरीज जो होते हैं वो बरिंग कैरीज रहती हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब इसका जो हम प्रिकॉशन और मैनेजमेंट, जैसे बॉटल फीडिंग शुड बी विड्रॉन कंप्लीटली बाय 8 to 24 मंथ्स ऑफ एज, यानी कि बॉटल फीडिंग जो है वो हमको बच्चों में 18 से 24 महीने की एज तक हमको विड्रॉ कर लेनी है, मतलब बंद कर देनी है। देखिए, ये सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ये देखने में आता है कि बच्चा दूध ज्यादा पी लेता है तो अन्य खाद्य पदार्थ नहीं खाता। अब वो केवल दूध अगर पिएगा तो उसको दूसरे विटामिन की, आयरन मिनरल्स की ये सब कमी होगी। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि अब उसकी डाइट भी संतुलित हो। प्रकृति ने उसको, ईश्वर ने उसको दांत प्रदान कर दिए, तो धीरे धीरे हम अनाज की तरफ, फ्रूट्स की तरफ हम जाएं और उसको हम प्रॉपर डाइट दें। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, दुधमुहे बच्चे होते हैं, उनका जब भी हम फीडिंग करते हैं तो हम उनका जो मुंह है वो एक सूती कपड़े से या पट्टी से, या जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि एक ये फिंगर ब्रश है, इसमें आप देख रहे हैं कि फिंगर अंदर गई हुई है और जो उसका हेड है उसमें छोटे छोटे ब्रिसल्स हैं। तो जब इससे आप उसका माउथ क्लीन करेंगे तो आगे कोई फर्दर इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं रहेगी। तीसरा पॉइंट ये है कि हमको ब्रशिंग 2 से 2.5 साल की उम्र के बीच में मेडिकेटेड टूथपेस्ट से शुरू करानी है, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि बच्चा उसको निगले ना। और वो आप कब करेंगे, वो आप कैसे सिखा पाएंगे, जब उसको आप अपने साथ ब्रश कराना सिखाएंगे। जब आप देखेंगे कि वो बच्चा देखेगा कि आप ब्रश करने के बाद उसको थूकते हैं तो वो उसको अंदर नहीं लेगा। तो ब्रशिंग कराते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम मेडिकेटेड टूथपेस्ट से ब्रश कराएं और बच्चा उस टूथपेस्ट को अंदर ना ले। दूसरा, जो टूथपेस्ट हम यूज करें वो पी साइज होना चाहिए। पूरा उसको टूथपेस्ट में हमको नहीं लेना है क्योंकि उससे फ्लोराइड का ओवर डोसेज होता है। तो वो ओवर डोसेज भी नहीं होना चाहिए, हमको पी साइज ही हमको टूथपेस्ट लेना है। इसके अलावा बच्चों में हमको हाई शुगरी फूड जैसे बिस्किट्स, कुकीज, मफिन्स, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, ये सब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और बार बार नहीं देना है। इसके अलावा जैसा हम देखते हैं कि ये सारे अगर हम प्रयास कर रहे हैं उसके बाद भी अगर बच्चों में सड़न हो रही है तो हम उसको इन ऑफिस टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन की सलाह देते हैं, जिसमें हम कुछ हमारे पास केमिकल होता है, जेल पेस्ट वगैरह होता है, वो हम दांतों को अप्लाई करते हैं 2-2.5 मिनट के लिए, और अगले 6 महीने के लिए दांतों में सड़न होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये एक मॉडर्न एरा डेंटिस्ट्री का एक नया ट्रीटमेंट मोडेलिटी है जिसमें हम इन ऑफिस टॉपिकल फ्लोराइड एप्लीकेशन करके बच्चों में सड़न को रोक सकते हैं। इसके अलावा आपको जो इसमें रेड अलार्म है वो क्या है, देखिए बच्चा कई बार नहीं बताता है कि उसको कोई डेंटल प्रॉब्लम है, तो ये तो मदर और फादर की मतलब ड्यूटी है कि वो लगातार बच्चे के मुंह का निरीक्षण करें। और अगर इनकेस वो नहीं कर पा रहे हैं तो एक आपको जो नॉर्मल हैबिट्स है उसकी, जैसे कि भाई वो अगर लगातार खाना खाने के प्रति डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है कि भाई नहीं उसको खाना खाने का मन नहीं हो रहा,
या वो कभी हार्ड चीजें भी खा लेता था, लेकिन अब बहुत सॉफ्ट चीजें, जैसे वो रोटी छोड़ के अगर केवल खिचड़ी या दलिया खाए, या अगर ये कंप्लेन करे कि भाई उसको खाना फंस रहा है या दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये एक रेड अलार्म सिग्नल है और आपको इस स्थिति में अपने दंत रोग विशेषज्ञ के पास जाकर कंसल्ट करना है। अब जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे अभी कि हम जो डेसिडुअस टीथ रहते हैं, उसमें जो पहला वर्ग है प्रैक्टिकली जो बीमारियों का, वो है सड़न। अब जो दूसरा वर्ग आता है वो आता है ओरल हैबिट्स का। तो ये ओरल हैबिट्स जो होती हैं, ये जनरली बच्चों में बहुत सारी देखने को मिलती हैं। मैं क्रमवार आपको सारी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन हैबिट्स क्यों होती हैं पहले अगर अपन इसकी चर्चा करें तो जैसे थंब सकिंग है, आपने देखा होगा, जैसे इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बच्चा है ये अपना अंगूठा मुंह में डाला रहता है। तो ये क्यों करते हैं बच्चे, तो इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि किन कारणों से ये करते हैं, तो वो पहला आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि पहला होता है निग्लेक्ट, यानी कि क्या होता है कि अगर माता पिता दोनों काम करते हैं तो बच्चा जो अटेंशन चाहता है अगर वो उसको नहीं मिल रहा है तो उसमें एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप होता है। और वो अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ज्यादा डेवलप हो गया तो वो मैनिफेस्ट होता है कोई ना कोई हैबिट के माध्यम से। तो वो कौन सा हैबिट हो सकता है, जैसा पहला मैंने अपन चर्चा कर रहे हैं थंब सकिंग। दूसरा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है लोनलीनेस, कि भाई अब भाई बहन कम होते हैं, बच्चों के भाई बहन जो होते हैं वो कम होते हैं, नो सिबलिंग्स, हम दो हमारा एक। तो अगर ये लोनलीनेस है बच्चे को तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर मैनिफेस्ट होगा ओरल हैबिट के रूप में, जैसे कि थंब सकिंग। दूसरा जो होता है कि हम कई बार देखते हैं कि ये जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे रहते हैं, जैसे मजदूर वर्ग के बच्चे हो गए या झोपड़पट्टी के बच्चे हो गए, उनमें भी थंब सकिंग का देखने को मिलती है। तो उसका कारण ये होता है कि अगर माता ठीक से फेड नहीं है, गरीबी में जी रही है, पौष्टिक आहार नहीं ले रही है, तो उसको दूध कम बनता है, और अगर दूध कम बनेगा तो वो बच्चा भूखा रहेगा, और भूखा रहेगा तो वो फिर धीरे धीरे अपना थम्स अप करने लगता है। अब इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स जो हैं वो स्वाभाविक है कि भाई बच्चा आपको अंगूठा चूसता हुआ दिखेगा ही, और अगर बाय द वे वो आपके सामने नहीं चूसता है तो आप ये देख सकते हैं कि उसके अंगूठे का जो नेल रहता है उसमें जनरली एक वाइटिश स्पॉट बनता है, कैलस बोलते हैं हम लोग उसको, या नहीं तो उसके अंगूठे के एज पे केरेटोटिक लीजन्स बनेंगे, है ना। मतलब वहां पर आपको दिखेगा कि इसमें कुछ सूजन है या ऐसा कुछ स्कार टाइप का बन गया है। तो अगर किसी बच्चे के हाथ में आप ये देखते हैं तो आपको ये समझना है कि वो बच्चा कोई ना कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है और जिसकी वजह से उसमें ये हैबिट हो रही है। इसका मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो ये है कि बच्चे को आप डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, और उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। पहला तो आप ये करें कि भाई बच्चे को आप खिलाएं बहुत अच्छे से। अगर बच्चा भूखा नहीं रहेगा तो कुछ केसेस में हमने देखा है कि वो अंगूठा चूसना अपने आप बंद कर देता है। इसके अलावा जैसे अगर कोई बच्चा है वो नहीं बंद कर पा रहा है तो आप पहले छाया चित्र में देख सकते हैं कि ये एक टंग क्रिब है। हम ये जो टंग क्रिब है, ये देखिए आप मुंह के अंदर ये बनी हुई है, एक तारों का जाल जैसा रहता है। तो ये जब हम मुंह में लगा देते हैं तो बच्चा जैसे ही थंब सबकॉन्शियसली मुंह के अंदर डालता है तो कहीं ना कहीं उसको व्यवधान होता है और वो फिर मतलब अंगूठे को मुंह के अंदर नहीं लेके जाता। इसके अलावा थंब गार्ड भी होते हैं, जैसे ये आप राइट साइड देख पा रहे हैं कि ये थंब गार्ड है ना, ये थंब गार्ड है। तो ये बच्चे को अगर आप पहना देंगे तो वो मुंह में हाथ नहीं डालेगा। इसके अलावा एक एंटी थंब सकिंग सॉल्यूशन होते हैं, कुछ कड़वे से सॉल्यूशंस होते हैं जो हम मतलब उसमें अंगूठे में कोट कर देते हैं, और अंगूठे में कोट कर देते हैं तो वो बच्चा जो है वो मतलब
अंगूठे को नहीं चूसता है। इसके अलावा एक बच्ची को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक स्पेशल प्रकार की शर्ट पहने हुए, ये देखिए इसके जो हाथ हैं वो भी कवर्ड हैं इस स्थिति में। तो अगर अंगूठा कवर्ड रहेगा तो स्वाभाविक है कि वो बच्चा मुंह में हाथ नहीं डाल पाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी हैबिट आती है वो आती है टंग थ्रस्टिंग की। देखिए ये हैबिट्स आपको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका मतलब ये तो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जैसे थंब सकिंग, बच्चा अंगूठा चूस रहा है, या टंग थ्रस्टिंग है तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि बच्चे के दांत बाहर आ रहे हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई ठीक है, ये बच्चे के दांत बाहर आ रहे हैं, इसका करेक्शंस तो हो ही सकता है, लेकिन साथ में अंदर कोई ना कोई उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। तो वो हम मतलब उसके विषय पे भी काम करें कि अगर वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हट जाएगा तो अपने आप ये हैबिट्स बंद हो जाएंगी। तो इसके विषय में मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि एक बच्चे को देख के आप डायग्नोस कर सकें कि भाई उसको कोई ना कोई अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसके दांतों का शेप या कोई ओरल हैबिट उसको ऐसी हो रही है। तो ये जैसे टंग थ्रस्टिंग की अपन बात कर रहे हैं, तो टंग थ्रस्टिंग में क्या होता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट होता है टंग का, टिप का, कहाँ, दोनों दांतों के बीच में। कब? जब वो बच्चा थूक गुटकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दांत हैं ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये देखिए स्पेसिंग हो रहा है दांतों के बीच में, है ना। इसके अलावा अब इसका मैनेजमेंट क्या है कि देखिए अगर बच्चा बड़ा है, समझदार है, तो हम उसको काउंसलिंग कर सकते हैं कि भाई जब भी आपको थूक गुटकना है तब टिप ऑफ टंग जो है वो हार्ड पैलेट में रख के गुटकना है। और उसकी लगातार अगर हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो बच्चा अपने आप सीख जाता है। इसके अलावा टंग क्रिप जो है, जो अपन ने थंब सकिंग के केस में भी यूज की थी, वो भी अगर हम रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं टिप ऑफ टंग को आगे के एंटीरियर यानी कि सामने के दांतों में टच करने से रोकता है। इसके अलावा जो तीसरी हैबिट आती है वो आती है माउथ ब्रीदिंग की। आप देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मुंह हमेशा खुला रहता है। उसका कारण ये होता है कि वो बच्चे नाक से ना सांस लेके मुंह से सांस लेते हैं। तो अगर बच्चा मुंह से सांस लेता है तो ये हम कैसे डायग्नोस करेंगे? एक तो सबसे पहला ये है कि उसके जो दोनों होंठ रहेंगे वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, जनरली होंठ खोल के रहेगा। इसके अलावा अगर हम बच्चे को ये बोलेंगे कि वो एक गहरी सांस ले, तो जो नेसल ब्रीदर होगा, जो नाक से सांस लेता है, उसके जो नॉस्ट्रिल्स होंगे वो ब्लो अप होंगे, फैलेंगे। और जो मुंह से सांस लेता है उसके केस में उसके नॉस्ट्रिल्स में अपन को कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक वाटर होल्डिंग टेस्ट होता है कि हम बच्चे को मुंह में पानी रखने के लिए कहते हैं। अगर वो 3 मिनट तक बच्चा मुंह में पानी नहीं रख पाता है और वो थूक देता है, तो ये भी एक क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि भाई ये बच्चा जो है वो माउथ ब्रीदर है। अब इसके कॉजेस क्या हैं? तो देखिए पहला कॉज तो ये है कि बच्चा नाक से सांस शायद इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि अंदर कोई नेसल पॉलिप है, यानी कि अंदर कोई नाक के अंदर एक कोई पॉलिप डेवलप हो गया है, या उसको लगातार सर्दी रहती है, साइन्यूसाइटिस रहती है, या उसकी जो नेसल सेप्टम है अगर वो डिविएटेड है, तो स्वाभाविक है कि जो एयर वे है वो प्रॉपरली खुला हुआ नहीं है, वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो बच्चा, सीधी सी बात है कि मुंह से सांस लेना शुरू करेगा। इसके बाद शॉर्ट अपर लिप, जैसे क्या होता है कि ओरल पेटेंसी मेंटेन करने के लिए दोनों होठों का आपस में जुड़ना आवश्यक है। अब होता क्या है कि अगर शॉर्ट लिप हो गया है तो उस वजह से भी बच्चा मुंह बंद नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक कारण रहता है कि वो माउथ ब्रीदर बन जाता है। तो अब इसमें हम लोग मैनेजमेंट अगर करते हैं किसी बच्चे में, तो पहला तो हम ओरल स्क्रीन लगाते हैं। ओरल स्क्रीन लगाते हैं तो चूंकि वो वहां पर वो जाकर ओरल ओरल स्क्रीन सामने के दांतों में चिपक जाता है, तो बच्चा मुंह से सांस नहीं ले पाता। उसके अलावा हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज नहीं है यानी कि नाक उसका पूरा खुला हुआ है, तो हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको सिखा सकते हैं, रामदेव के आसन योग प्राणायाम करवा सकते हैं। तो जब वो डीप ब्रीदिंग करेगा तो भी वो फिर नेसल ब्रीदर बन जाएगा और माउथ ब्रीदिंग छोड़ देगा। अब जो चौथी हैबिट आती है वो आती है ब्रक्सिज्म। अब जैसे आप छाया चित्र में देख सकते हैं कि ये जो बच्चे के दांत हैं ये काफी घिस गए हैं।
और ये घिसने के जो मैक्सिमम कारण होते हैं वो होते हैं कि जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, तो वो बच्चा दांत आपस में पीसता है और वो ज्यादा पीसने की वजह से उसके दांत आपको छोटे छोटे दिखने लगते हैं। अच्छा, उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसे होगा कि आपको दिखेगा कि भाई जो दांत है वो घिस गए, साथ में दांत घिसने के साथ साथ सुबह सुबह आप बच्चे के दांत चेक करेंगे तो आपको थोड़ा मॉर्निंग मोबिलिटी है बोलते हैं हम लोग उसको, यानी कि जो दांत है वो हल्के हल्के हिलते हुए दिखते हैं। इसके अलावा जो जॉ मसल्स होते हैं, जो जॉ मसल्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं टेंडरनेस आती है। टेंडरनेस आएगी यानी कि जैसे कि आप उसकी मसल्स को पालपेट करने का प्रयास करेंगे, छूने का, दबाने का प्रयास करेंगे, तो उसमें उसको दर्द होगा। तो ये भी एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसके अलावा बच्चा अपने जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, यानी कि कान के सामने में आप देख सकते हैं कि जो नीचे का जबड़ा है वो आपके फेस से यहाँ पर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के माध्यम से जुड़ा रहता है। तो अगर बच्चा ये बता रहा है तो भी एक कारण हो सकता है कि वो ब्रक्सिज्म से पीड़ित हो। एक हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स होती है, मैसेटर मसल स्पेशली। तो बच्चे का आप चेहरा देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा सूजा सा आपको दिखेगा, बड़ा बड़ा मसल्स दिखेगा। तो वो भी एक कारण, मतलब वो भी एक मैनिफेस्टेशन है कि बच्चे को मतलब ब्रक्सिज्म की आदत है। अब हम इसको मैनेज कैसे करते हैं? पहला तो कि हम ये नाइट गार्ड देते हैं। आप इस छाया चित्र में देख सकते हैं कि एक पारदर्शी डिवाइस है जो हम दांतों के ऊपर फिट कर देते हैं, तो उससे जो दांतों का जो सरफेस है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं आता, और कांटेक्ट में नहीं आता तो वो घिसता नहीं है। इसके अलावा हम बच्चे को काउंसलिंग करते हैं, उसकी रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करते हैं, और रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करके तो उसको हम थोड़ा काम करने का प्रयास करते हैं कि वो ब्रक्सिज्म ना करें। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी देते हैं जो डीप सीटेड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को दूर करता है। लेकिन ड्रग ट्रीटमेंट सबसे लास्ट होता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम नाइट गार्ड, काउंसलिंग और रिलैक्सेशन ट्रेनिंग के माध्यम से हम उस बच्चे का ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा आप देखते हैं कई बच्चे लिप बाइटिंग करते हैं। तो लिप बाइटिंग आप देख रहे हैं कि वो बच्चे का जो होंठ है वो लाल कलर का रहेगा, सूजा हुआ रहेगा, है ना। और बेसिकली इसका जो कारण रहता है वो स्ट्रेस रहता है ना। इसके अलावा इसके जो अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि जो अपर इंसाइजर है वो, यानी कि ऊपर का दांत है वो बाहर आएगा, नीचे का जो दांत है वो अंदर की तरफ जाएगा। और जनरली जो बच्चे के होंठ हैं, आप इस छाया चित्र में देख सकते हैं कि वो जनरली लाल रहेंगे। अब ये एक डिवाइस है जिसको हम लोग लिप बम्पर कहते हैं। तो बच्चे के होंठ को दांतों से दूर रखने के लिए हम एक बम्पर लगा देते हैं। जैसे आप गाड़ियां चलाते हैं फोर व्हीलर, तो उसमें सामने एक बम्पर लगा रहता है, फ्रंट बम्पर और बैक बम्पर। वो बम्पर बेसिकली किसी भी टकराव से गाड़ी को बचाने के लिए होता है, एक प्रोटेक्शन होता है। ठीक वैसे ही होंठ अंदर ना आए, दांतों के बीच में वो बच्चा ना ले, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आप छाया चित्र में देख सकते हैं कि एक बच्चे को हमने लिप बम्पर फिट किया हुआ है। इसके जो कारण होते हैं वो तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ही है। जैसे बच्चा अगर बहुत गुस्सैल है, दूसरा अगर वो अपने तरफ से जो उसके अंदर किसी चीज को लेके हेट है या घबराहट है, अगर वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं लिप बाइटिंग के रूप में आता है। अगर कोई बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है, सीएनएस लेजन है, तो उस कारण से भी बच्चे को लिप बाइटिंग होती है। बच्चों में बाहर का खाने की वजह से इंटेस्टिनल पैरासाइट्स आते हैं। तो इंटेस्टिनल पैरासाइट्स का अगर उसको वर्म इन्फेक्शन होगा, अगर उसका पेट लगातार साफ नहीं होगा, अगर उसको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसको होंठ काटने की आदत है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि अगर कोई बच्चा इस तरह से कर रहा है तो हमको इस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये महान विभूतियां हमारे क्रिकेट जगत की सौरव गांगुली जी हैं, और
सचिन रमेश तेंदुलकर जी हैं। अब ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, नामी खिलाड़ी हैं, लेकिन इनको नेल बाइटिंग की आदत है। देखिए ये एक नाखून काटते हुए आप उनकी फोटोज देख सकते हैं। अब बेसिकली ये एक ओरल हैबिट है और ये जनरली होती है कहीं ना कहीं जब असुरक्षा की भावना रहती है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नर्वस टेंशन होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है, तब ऐसी स्थितियों में हम देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो नेल बाइटिंग करते हैं। अगर इनके मम्मी पापा इनको लेकर गए होते डेंटिस्ट के पास तो अभी ये इतने बड़े होकर नेल नहीं काट रहे होते। तो ये भी हमको ध्यान देना है। इसके अलावा कुछ मैसोचिस्टिक हैबिट्स होती हैं जिसमें मतलब बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए ये आप देख पा रहे हैं कि होंठ में एक बहुत बड़ा लीजन हो गया है, घाव हो गया है, या बच्चे का अंगूठा है, आप देख सकते हैं कि उसने कितनी बुरी तरीके से उसको काट लिया है। तो अब इसमें रेड अलार्म ये है कि ओरल हैबिट्स जो भी हैं वो जनरली ब्लॉक कर देना चाहिए। अगर हम ब्लॉक कर देते हैं उसको उसको हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं उस ओरल हैबिट को, जैसे ही हम डायग्नोस करते हैं तो उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। अगर हम रेस्ट्रिक्ट करने में कहीं फेल होते हैं तो फिर वो माल ऑक्लूजन करती है। माल ऑक्लूजन यानी दांतों का आड़ा तिरछापन करती है। तो अब ये आड़ा तिरछापन जो कई बार अपन देखते हैं कि बच्चों को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये ओरल हैबिट्स होती है। तो अगर हम सही समय पे इसको इंटरवीन कर सकें, इनको ब्लॉक कर सकें, तो स्वाभाविक है कि जो आड़े तिरछेपन की परेशानी है बच्चों में दांतों की, वो नहीं होगी। अब हम तीसरे वर्ग में आ गए हैं कि जो मिक्स्ड डेंटिशन फेस है, जो कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बीच में रहता है, उसमें मतलब क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो जैसे सबसे पहली परेशानी ये होती है कि अगर बच्चे का दूध का दांत जल्दी गिर गया तो स्पेस वहां पर कम हो जाता है दांत परमानेंट टीथों के लिए, और उसकी वजह से दांतों में आड़ा तिरछापन या क्राउडिंग आती है। दूसरा, स्केलेटल मालऑक्लूजन डेवलप होता है। देखिए ये स्केलेटल मालऑक्लूजन को समझना बहुत ही आवश्यक है। स्केलेटल मालऑक्लूजन में आप जनरली देखेंगे कि बच्चे का जो जॉ साइज है वो इनएप्रोप्रिएट होता है। तो इनकी चर्चा मैं सीधे आगे ही करता हूं आपसे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये छाया चित्र में ये एक एक्सरे है। इसमें जनरली आप देख रहे हैं कि अंदर ये जो दांत बन रहे हैं, डॉक्टर है ना। साहब हम थोड़ा 10 एक मिनट का और समय है हमारे पास जी। हाँ ठीक है, जी जी सर। तो ये जो परमानेंट टीथ बन रहे हैं ये लॉस ऑफ स्पेस के कारण, ये लॉस ऑफ स्पेस के कारण मतलब अंदर ट्रैप हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो दूध के दांत हैं ये कहीं ना कहीं झुक रहे हैं और इसके कारण जो परमानेंट टीथ हैं वो ट्रैप हो जा रहे हैं। तो इसका मैनेजमेंट जनरली हम लोग ये देख सकते हैं कि स्पेस मेंटेनर्स के माध्यम से करते हैं। इसके बाद कई बार कुछ बच्चों में अगर दूध का दांत जो टूटने की सही एज है अगर उसमें ना टूटे, तो आप ये देख पा रहे हैं कि बच्चे का दूध का दांत भी है और साइड से एक नया दांत निकल के आ रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो क्या होता है कि कोई भी दूध का दांत हो या पक्का दांत हो, उसका निकलने का, इरप्शन होने का एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी होता है, टाइम होता है। अगर वो उस टाइम को फॉलो नहीं करता, वो सही समय पे गिरता नहीं है, तो फिर आप देख सकते हैं कि जो परमानेंट टूथ है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ आते हैं, अलग अलग आते हैं। इसके अलावा ये एक प्रकार का म्यूकोसील है ना। ये बच्चे के लोअर लिप में आप देख सकते हैं कि एक बैलून जैसा होता है। इसका हम लोग सर्जिकल रिमूवल ही करते हैं। इसके बाद एक ये कंडीशन आती है हाई लेबियल फ्रेनम। इसमें आप देख रहे हैं कि जो मुंह के अंदर झिल्ली होती है जो होंठ को जबड़े से जोड़ती है, वो बहुत हाईली अटैच्ड है। तो अगर हाईली अटैच्ड है तो वो कहीं ना कहीं दांतों में स्पेसिंग करेगी, माल ऑक्लूजन क्रिएट करेगी। अब कई बच्चों को आप देखते हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं तोतली भाषा में बात करते हैं। तो उसका कारण ये रहता है कि जीभ के नीचे जो झिल्ली होती है, जो फ्लोर ऑफ माउथ से टंग को जोड़ती है, वो भी हाईली कनेक्टेड होती है। तो उसके कारण जो मतलब मूवमेंट है टंग का वो कहीं ना कहीं रुकता है, और अगर वो रुकता है तो बच्चा तोतला बोलता है। अब देखिए मैं सबसे ज्यादा चर्चा इस स्केलेटल मालऑक्लूजन की करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए पहले की जो डेंटिस्ट्री थी उसमें स्केलेटल मालऑक्लूजन का कोई इंटरवेंशन नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। लेकिन अब आप जैसे ये पा रहे हैं कि ये 3 चित्र हैं
तो इसमें पहले चित्र में आप देख पा रहे हैं कि बच्चे के जो ऊपर और नीचे का जबड़ा है वो प्रोपोर्शनेट है। नीचे बीच वाले के केस में आप देख पा रहे हैं कि जो नीचे वाला जबड़ा है वो अंदर की तरफ है, और जो थर्ड पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाला जबड़ा है वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ जा रहा है। तो बच्चा अगर मिक्स्ड डेंटिशन फेस में आता है तो हम कुछ मायोफंक्शनल डिवाइस लगा के उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें रेड अलार्म ये है कि ये 8-9 वर्ष की उम्र तक आपको बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप उससे लेट करते हैं, अगर बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट निकल गया है, तो फिर ये हम मायो फंक्शनल के माध्यम से नहीं कर सकते। इसके लिए फिर हमको फिक्स्ड डेंटल अप्लायंस देना पड़ेगा। तो अगर मायो फंक्शनल हम लगाते हैं तो उससे चेहरा ज्यादा सुंदर होता है, ज्यादा प्रोपोर्शनेट होता है, और अगर बच्चा सुंदर दिखेगा तो उसमें स्वाभाविक है कि उसमें खुद में कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है जो जनरली निग्लेक्ट किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा भी और डेंटल प्रोफेशनल्स के द्वारा भी। तो अगर आप किसी बच्चे में देख रहे हैं कि भाई उसका जो चेहरा है वो अनप्रोपोर्शनेट है, तो आप उसको डेंटिस्ट के पास लेकर जाइए और मायो फंक्शनल अप्लायंसेस के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट करवाइए। अब हम परमानेंट डेंटिशंस की तरफ आ गए हैं। तो देखिए, जैसे डेंटल मालऑक्लूजन्स हैं, पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स है, क्रम से एक एक इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम डेंटल मालऑक्लूजन्स की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि जो आपके ऊपर के नीचे के दांत हैं, अगर आप बाइट कर रहे हैं और वो अगर प्रॉपर पोजीशनिंग में नहीं है, प्रॉपर फिट नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये कहीं ना कहीं आपके चबाने की क्षमता में, आपके अपीयरेंस में, और जो जो जॉ फंक्शन है इसमें कहीं ना कहीं हिंडर करते हैं। प्रॉपरली व्यक्ति काम नहीं कर पाता। तो अगर आप देख रहे हैं कि दांत आड़े तिरछे हैं तो उस स्थिति में भी आपको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, है ना। इसका हम लोग जो आजकल सबसे मॉडर्न एरा डेंटिस्ट्री है वो इनविजिलाइन अलाइनर्स के माध्यम से हम इलाज करते हैं। देखिए, एक तो ब्रेसेस के माध्यम से इलाज होता ही है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि मेटल ब्रेसेस भी हैं और सिरेमिक ब्रेसेस भी हैं, और साथ में जहां पर डेंटल मालऑक्लूजन बहुत ज्यादा नहीं है उस स्थिति में हम इनविजिलाइनर्स के माध्यम से भी इलाज करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है वो पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहा है, मतलब ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि उसके दांत पीले पड़ रहे हैं और उसके मसूड़ों में सूजन आ रही है, खून आ रहा है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है किसी बालक के संग, तो स्वाभाविक है कि उसको डेंटिस्ट के पास जाकर आपको क्लीनिंग कराना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा जब ओरल हाइजीन वो मेंटेन नहीं करता तो पेरियोडोंटल एब्सेस होने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें मसूड़े कितने सूजे हुए हैं। इसके अलावा सिस्ट और बेनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं अलग अलग प्रकार के। ये बेसिकली मैनिफेस्ट होते हैं पेन के रूप में और स्वेलिंग के रूप में। तो अगर बच्चे में आप देख रहे हैं इस प्रकार से कि पेन वो बता रहा है और स्वेलिंग बता रहा है, तो अपन समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको सिस्टिक लीजन है और उसको भी प्रॉपरली हमको इंटरवेंशन करना है, ट्रीटमेंट करना है। बड़े बच्चों में भी डेंटल केरीज होती है, वो पूरा वैसे ही प्रोग्रेशन है उसका जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इम्पेक्टेड टूथ होते हैं। देखिए, ये भी समझना आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि बच्चों के दांत जो होते हैं वो ज्यादा बड़ी साइज के हो जाते हैं और जो जबड़े होते हैं वो छोटी साइज के हो जाते हैं। जैसे अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जबड़े का साइज बच्चे ने माँ से लिया तो माँ का जबड़ा छोटा है, और दांतों का जो साइज है वो अगर पिता से ले लिया तो स्वाभाविक है कि छोटे जबड़े में बड़े दांत नहीं आ पाएंगे। तो अब बड़े दांत मतलब जैसे जो सेकंड मोलर है वो 12 वर्ष की उम्र में आ जाता है, तो उसके लिए तब तक स्पेस है। लेकिन जब 18 साल में थर्ड मोलर आना होता है तो उसके लिए लैक ऑफ स्पेस हो जाता है, यानी कि स्पेस उतना नहीं होता। तो उस स्थिति में फिर दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, और अगर बच्चा मुंह नहीं खोल पा रहा तो वो एक कारण हो सकता है कि आप जैसे इस छाया चित्र में देख रहे हैं कि ये जो दांत है ये ऊपर आ नहीं पा रहा, और ये कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करता है हमारे पास वाले मोलर को। इसके अलावा अब कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड भी समस्याएं हैं। जैसे बच्चों में आजकल तंबाकू, सुपारी, स्मोकिंग, खैनी, इन सब का प्रयोग बढ़ गया है, पान मसालाओं का प्रयोग बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में प्री कैंसरस लीजन जैसे ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, बर्निंग सेंसेशन होना बच्चों में,
या रिकरेंट अल्सरेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थितियां अगर बच्चों में आप देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्री कैंसरस कंडीशन हो सकती है, और वो होती है केवल तंबाकू और सुपारी खाने की वजह से। इसके अलावा बच्चों में कई बार वो कोई बहुत कड़ी चीज खा गए तो क्रैक्ड टूथ सिंड्रोम होता है, बच्चों के दांत टूट सकते हैं, है ना। इसके अलावा ट्रॉमा हो सकता है, तो ये अलग अलग प्रकार के ट्रॉमा है। अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है तो अलग अलग हिस्से, मुंह की जो हड्डी है, अलग अलग हिस्से अगर उसके टूटते हैं तो ये अलग अलग प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं। तो इसकी मैं एक सामान्य जानकारी दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक मेडिकल और डेंटल इमरजेंसी है, आपको उसको विजिट करना चाहिए। इसके अलावा ये डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स है। अब फाइनली जैसे हम कंक्लूजन में आ रहे हैं, ट्रॉमा के विषय में मैं एक बात की चर्चा और करूंगा कि कई बार ये होता है कि बच्चा गिरा, उसका दांत टूट गया, उसका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट लोग करा लेते हैं, और वो बेसिकली एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स से होता है। लेकिन उसमें प्रोसीजर कराना भी इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को रूट कैनाल की जरूरत है तो वो भी हम कराएं। कई बार ऐसी स्थिति देखने में आता है कि बच्चा गिरा, दांत में दर्द है, माता पिता ने उसका ट्रीटमेंट केवल दवाइयों से करवाया, वो बच्चा ठीक हो गया, आगे जाके 10-12 साल बाद उसमें पेरी अपाइकल सिस्ट बन जाती है। तो पेरी अपाइकल सिस्ट फिर सर्जिकली निकलती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ट्रॉमा हुआ भी है तो आप उसको डेंटिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, है ना। और जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसमें प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन होना क्यों जरूरी है, ताकि हम जो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है उसका और उसकी जो सीवियरिटी है वो हम लिमिट कर सकें। जैसे कि आपको मैं बताते हुए मुझे मतलब बड़ा लग रहा है वो, कि जैसे साइको पर्सनैलिटीज जो होती हैं, जो सीरियल मर्डरर्स होते हैं, डिक्टेटर्स होते हैं, इनमें देखा गया है कि बचपन में इनमें कोई ना कोई ओरल हैबिट होती है। तो अगर वो जो साइकोलॉजिकल पार्ट है अगर वो अच्छे से डेल्ट हो तो वो बच्चा कभी सीरियल मर्डरर या डिक्टेटर नहीं बनेगा। इसके अलावा अगर बच्चों में अवेयरनेस की कमी है, माता पिता में डर है, तो भी इस कारण से बच्चों का ट्रीटमेंट लोग डेंटिस्ट के पास नहीं कराते। तो हमको भय से बचना है और अवेयर होना है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसका मतलब इंटरवेंशन सही समय पे कर सकें और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच सर। मैं समझता हूँ मैं आखिरी में थोड़ा सा फास्ट गया हूँ, पर हाँ उसमें जो भी होता हूँ जी, उनको विषय का मैं सारी जानकारी देने का प्रयास किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और अपनी जो जूनियर है जिनके माध्यम से ये स्लाइड शो हुआ, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ा मेरी अच्छी है तो इतना समय मैं स्लाइड शो बनाने के लिए नहीं दे पाया, पर मेरी जो जूनियर है डॉक्टर विनती राजा, जो मेरे पास काम सीख रही हैं, उन्होंने इसमें मेरी बहुत मदद की, तो मैं उनका भी धन्यवाद कहूँगा। चाइल्ड केयर फाउंडेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और वेलकम करूँगा कि जो भी क्वेश्चंस हो, कोई भी मन में कंफ्यूजन हो तो वो जरूर आप लोग पूछें। जी डॉक्टर साहब ये पीपीटी बंद कर दीजिए और सत्र ओपन है, किसी के भी प्रश्न हो। बड़ी छोटी छोटी बातें, प्रिकॉशंस हमें बच्चों की हैबिट्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा भोजन करें, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के समय से इन बातों का ध्यान रखा जाए, और जिसकी वजह से बच्चे के आने वाले भविष्य में उसके दांत और वो सारी चीजें ठीक हो। तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब। मैं अब सत्र ओपन है, जिसके भी प्रश्न है हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी। जी डॉक्टर साहब पीपीटी बंद कर दीजिएगा तो फुल स्क्रीन पे दिखने लगेगा। जी कोई प्रश्न है किसी के, हम ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, लक्ष्मण अपना प्रश्न रखें। लक्ष्मण सर नमस्ते प्रश्न डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार नमस्कार जी आदरणीय। Actually, I mean to say the children's, most of the children's, those who are taking balanced diet provided by their parents to prevent the all kinds of diseases, the nutrition is including the minerals, vitamins, almost balanced. Still, we are finding some dental diseases in the children also.
So what are the reasons? Sir, you have raised a very good question, because in my clinical practice I am seeing this. Children are getting dental diseases very oftenly and in very good quantities. मतलब बहुत ज्यादा होने लगा इस समय डेंटल प्रॉब्लम्स। तो उसका कारण ये है कि जो जंक फूड अभी आ गया है वो भी एक कारण है। चॉकलेट्स का सेवन आजकल लोगों में बढ़ गया है। इसके अलावा मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट हैं जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो भी मैं एक कारण मानता हूँ कि मेडिकेटेड टूथपेस्ट ना करने के कारण भी लोगों में जो दांत की बीमारियां हैं वो बढ़ी हैं। पहले क्या होता था कि हम अपने घरों में मतलब काफी मतलब सलाद ज्यादा खाते थे, फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करते थे। अभी मैं कई बच्चों को गन्ने के विषय में बताता हूँ या कुछ ऐसे फ्रूट्स का नाम बताता हूँ तो उनको उस विषय में जानकारी नहीं होती है। वो बच्चा पिज्जा बर्गर ये सब काफी ज्यादा जानता है, लेकिन बैलेंस डाइट के विषय में बच्चे थोड़ा सा जागरूक नहीं है। इसके अलावा मैं ये मान रहा हूँ कि जो हाइड्रेटेड ड्रिंक्स हैं, देखिए पुराने समय में सर लोगों में कोल्ड ड्रिंक्स पीने का चलन नहीं था, लेकिन बच्चे आजकल कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं। वो कहीं ना कहीं लीचिंग आउट करते हैं मिनरल्स की, और कहीं ना कहीं फिर प्रोन होते हैं वो मतलब इसके लिए डेंटल डिसीजेस के लिए। इसके अलावा मैं तो आजकल ये भी मानता हूँ कि जैसे बहुत सारी हैबिट्स के विषय में अपन ने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बात की, तो आजकल हम ये देख पा रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है इसका जो यूसेज है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में